हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। तो आज हम अपना कंप्लीट कर देते हैं फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें तीन टॉपिक्स और रह गए हैं। एक हमने पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ये सब हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन। तो सबसे पहले बच्चों ये समझो कि डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता क्या है। जो ये हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन है, इसका मीनिंग होता क्या है। जो ये वर्ड है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है टू स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज, और उसमें कैसे चेंजेस आए। तो हमने बेसिकली इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन में द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है और उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए। तो क्या लिखा है समझते हैं। कह रहा है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibited all feature of stagnant and backward Indian economy। stagnant मतलब होता है विदाउट प्रोग्रेस, जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है, और बैकवर्ड मतलब बहुत पिछड़ा हुआ। तो कह रहा है जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो उसके जो फीचर्स थे वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थे, कोई उसमें ग्रोथ नहीं थी और बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर सेंसस मतलब होता क्या है। सेंसस मतलब होता है जनगणना। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। जो हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो ये आपको और हमें कहां से पता चलता है, इसके लिए होम मिनिस्ट्री पूरी पब्लिक की पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है, उसको बोला जाता है सेंसस। तो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1880। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस द सेंसस रिवील्ड अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्रॉम 1881 onwards census operation was carried after every 10 years। क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एवरी 10 इयर्स में हम क्या करेंगे, सेंसस करेंगे, मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग। डेमोग्राफिक और डेमोग्राफी वही चीज जो मैंने आपने लिखा है, क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज। हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें कैसे चेंजेस आए। चलिए आगे चलते हैं। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है। 1921 ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चन आता है ये क्यों फेमस है। क्वेश्चन क्या आता है, ये क्यों फेमस है। 1921 क्यों फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है, तो समझिएगा ये क्यों फेमस था। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कह रहे हैं बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कह रहे हैं 1921 से पहले इंडिया कौन से स्टेज में था, फर्स्ट। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन्स आफ्टर 1921, सो द 1921 इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। यहां पे हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि 1921 क्यों फेमस है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। किसी भी इकोनॉमी 3 कंडीशन में रहती है, कितने फेजेस में सरवाइव करती है, 3। एक होता है फर्स्ट फेज, एक होता है फर्स्ट फेज, एक होता है सेकंड फेज, एंड लास्ट वन इज थर्ड फेज। लास्ट वन इज थर्ड फेज। जो फर्स्ट फेज होता है बच्चों, उसमें होता है हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट
एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट भी ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा होता है। कौन से वाले फेज में? फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड लिटिल लेस डेथ रेट। थोड़ी सी कम डेथ रेट होती है, बर्थ रेट हाई रहता है। और जो थर्ड फेज होता है, जो कौन सा फेज होता है? थर्ड फेज होता है, उसमें ना बर्थ रेट भी हाई होता है, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। डेथ रेट कैसी होती है? लो होती है। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट फेज होता है ना, ये होती है अंडर डेवलप इकोनॉमी। ये कौन सी इकोनॉमी होती है? अंडर डेवलप। अंडर डेवलप इकोनॉमी और कंट्री। वैसी जो सेकंड फेज होती है वो होती है डेवलपिंग इकोनॉमी। वो कौन सी इकोनॉमी होती है? डेवलपिंग इकोनॉमी या कंट्री। और जो थर्ड होती है वो होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। वो कौन सी इकोनॉमी होती है? डेवलप्ड इकोनॉमी या कंट्री। आगे बात समझे? तो क्या कह रहा था ना, 1921, ये जो एरो बनाया है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा एरो बना देता हूं। ये इस लाइन को हम बोल रहे हैं कौन सी ईयर? 1921। कह रहे हैं 1921 से पहले हम फर्स्ट फेज में थे। फर्स्ट फेज मतलब हमारे देश में ना बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। लेकिन 1921 के बाद हम फर्स्ट स्टेज से कहां आ गए? सेकंड स्टेज में आ गए, जहां पे बर्थ रेट तो ज्यादा थी लेकिन डेथ रेट थोड़ा क्या की? कम। इसको अगर मैं समझाऊं 1921 से पहले क्या होता था, मैं कुछ ईयर्स ले लेता हूं समझाने के लिए। जैसे 1916, तब हमारे देश की मान लीजिए पॉपुलेशन थी 50 लाख। फिर आ गया 1917, तब हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई 55 लाख। फिर आ गया 1918, फिर हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई वापस से 52 लाख। देखो कम हो गई पिछले साल के कंपैरिजन से। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है किसी ईयर बढ़ती है, किसी ईयर कम हो जाती है। लेकिन 1921 ईयर एक ऐसा ईयर था जिसके बाद हमारे देश की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई। वो बढ़ते रही बढ़ते रही बढ़ते ही रही, कभी भी कम नहीं हुई। इसीलिए 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट फेज से कहां शिफ्ट हो गए थे? सेकेंड फेज। अब हमारे देश की पॉपुलेशन कभी भी पहले के कंपैरिजन में कम नहीं हुई। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों फेमस था। चलिए आगे समझते हैं। हाई अब द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग पॉइंट। कह रहा है जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी ब्रिटिश टाइम पे वो अब नीचे डिस्क्राइब की गई है, तो समझते हैं क्या था। फर्स्ट पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ब्रिटिश टाइम पे जो भी हमारे कंट्री की बर्थ रेट था और डेथ रेट था, वो दोनों ही क्या थे? ज्यादा थे। वो दोनों ही क्या थे? ज्यादा थे। बर्थ रेट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ए ईयर। डेथ रेट मींस नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन ए ईयर। तो ध्यान से देखिएगा, बर्थ रेट और डेथ रेट को हम हमेशा 1000 में कैलकुलेट करते हैं। बच्चे पैदा भी ज्यादा हो रहे थे, लोगों की डेथ भी ज्यादा हो रही थी। बर्थ रेट था क्या? 48 पर 1000 और डेथ रेट कितना था? 40 पर 1000। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। सेकंड पॉइंट, जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था। कह रहा ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज 16%, आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी रेट वाज 7%। कह रहा लिटरेसी रेट बहुत कम था, ओवरऑल तो था 16%, उसमें से भी महिलाएं फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी थी? 7%। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वाज अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीज वर वाइड स्प्रेड। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज जो थी हॉस्पिटल्स वगैरह जो गवर्नमेंट के होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप नहीं हुए थे, अनअवेलेबल थे। इस वजह से जो वाटर और एयरबॉर्न डिसीज थी
वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी, स्प्रेड हो जाती थी, फैलती जाती थी। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे समझा रहा है फोर्थ पॉइंट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चों यहाँ पे इन्फेंट मतलब होता है बेबीज, बच्चे, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या समझा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000। पहली बात ये समझना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है जो बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं और उनकी उम्र 1 साल नहीं हुई, 1 साल होने से पहले उनकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और उसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1000 में, उसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1000 में। कह रहा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर 1000। ब्रिटिश टाइम पे हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल से पहले। फिर क्या बोल रहे हैं, इन कॉन्टेस्ट टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 44 पर 1000 इन 2011। लेकिन 2011 आते आते अब हर 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही थी, 44, एंड 33 पर 1000 इन द ईयर 2017। लेकिन 2017 आने तक ये फिगर अब कितना रह गया, 33। ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों, क्योंकि अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, जल्दी से हम किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये क्या हो रहा है, कम। नेक्स्ट पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लीव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब है कि कितने उम्र तक कोई बच्चा या कोई आदमी जिंदा रहेगा, एवरेज है ये। तो क्या बता रखा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 32 ईयर्स। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 32 ईयर्स, जो प्रेजेंटली कितनी है, 68.8 ईयर्स। पहले 32 ईयर्स क्यों रही होगी कम, क्योंकि कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, किसी को कोई भी बीमारी हो गई तो उसकी डेथ हो जाती थी। आजकल तो क्या है, सारे चीजों का ट्रीटमेंट है, इसीलिए लोग ज्यादा साल तक जीते हैं। पहले जो एवरेज लाइफ थी वो कितनी थी, 32 ईयर्स। ये जो 68.8 है ये है एज पर द लेटेस्ट डेटा पब्लिश्ड इन 2018। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक का, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब होता है चारों तरफ क्या थी, गरीबी थी। ये भी एक मेन रीजन था हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन के बेकार होने का। अब पढ़ते हैं बच्चों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कामकाज। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कामकाज। जितनी भी पब्लिक थी, आपने पढ़ा, कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल में, कुछ टर्सरी में। तो कितने लोग हमारे एग्रीकल्चर में एंगेज थे, कितने हमारे इंडस्ट्री में एंगेज थे और कितने सर्विस में एंगेज थे, तो यही पे डिस्कशन करते हैं। कह रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। During the colonial period, the occupational structure of India saw little sign of change. कह रहा है ब्रिटिश टाइम पे जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा चेंजेस ऑफ साइन दिखे, बट द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी समराइज्ड एज अंडर। क्या कह रहे हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। डोमिनेंस किसका था, सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते थे, एग्रीकल्चर, इसीलिए पॉइंट बन गया प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। क्या लिखा है, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। एग्जैक्ट था 72.7। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कितने परसेंट काम करते थे, 70 to 75, while 10% in manufacturing sector and 15 to 20% were engaged in service sector। इसीलिए सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में थे, इसीलिए उसको बोला गया प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सेकंड पॉइंट इज रीजनल वेरिएशन। सेकंड पॉइंट इज रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफरेंसेस, उसे बोलते हैं रीजनल वेरिएशन, जगह के अकॉर्डिंग डिफरेंस होना।
कहीं पे आपने देखा होगा, आप जहां भी जिस भी सिटी में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कोई एरिया ज्यादा डेवलप होगा, कोई एरिया कम डेवलप होगा, इसी को बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट के कंटेक्स्ट में। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज टू ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड बंगाल witnessed decline in dependency of workforce on the agricultural sector with a commensurate increase in the manufacturing and service sector। ये जो स्टेट हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, कह रहा है इन स्टेट्स ने ना अपनी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में थोड़ी सी कम की, और कहां पे बढ़ाई? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। However, during the same time, there had been increase in the share of workforce in agriculture states such as Orissa, Rajasthan and Punjab। बट सेम समय पे 3 स्टेट ऐसे थे जिनका एग्रीकल्चर में और ज्यादा इंक्रीज हो गया परफॉर्मेंस। कुछ लोगों ने तो अपनी डिपेंडेंसी कम की, कुछ लोगों की और ज्यादा क्या हो गई? इंक्रीज। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि वो कौन कौन से स्टेट्स थे जिनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी इंक्रीज हो गई थी, तो अच्छे से याद करिएगा। थर्ड है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। कह रहे हैं अगर सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों इक्वली ग्रो होते, ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, तो उसे बैलेंस ग्रोथ बोला जाता। बट इंडिया में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और कौन से सर्विस सेक्टर था वो अभी इतने ज्यादा ग्रो नहीं हुए थे। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर वर देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर थे ना वो स्टार्ट ही हो रहे थे ग्रो करना, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा क्या हो रखी थी? डिपेंडेंसी हो रखी थी, इसीलिए इसको बोला गया अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब पढ़ते हैं, आइए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज लोग थे, उनने हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कुछ ना कुछ काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है पहले समझो। जैसे रोड्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, ग्राउंड्स बनते हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, ये सब किसमें आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ब्रिटिशर ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया वो समझते हैं। कह रहा है द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज वेरी पुअर, बहुत बेकार थी कह रहा है। सम एफर्ट्स वर मेड बट द मेन एम मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं? कुछ अटेम्प्ट तो किए गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन उसके पीछे मोटिव आम जनता की भलाई नहीं था, ब्रिटिशर का अपना खुद का इंटरेस्ट छुपा हुआ था। अब देखो ब्रिटिशर ने क्या किया, सबसे पहले क्या बनाई? रोड्स। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड। कह रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनने बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया था हमारी रोड्स बनाने में। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड की शॉर्टेज थी, पैसे कम थे। कह रहा है द रोड्स आर बिल्ड प्राइमली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ। कह रहा है जो भी रोड्स बनी, कुछ तो रोड्स बनी थी, लेकिन उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिश का, वो देखिएगा। मोबिलाइजिंग दी आर्मी, अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए उनने रोड्स बिल्ड की। दूसरा पॉइंट, शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल। क्या शिफ्ट करने के लिए? रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए उनने जितनी भी रोड्स बनाई वो इसलिए बनाई। सेकेंड पॉइंट इज रेलवेज। सेकेंड पॉइंट क्या है? रेलवेज। The most important contribution of the British rule was to introduction of railway in India। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, वो उनने हमारे देश में रेलवे डेवलप की थी। कब डेवलप की थी? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इन 1850। कब? 1850। एंड इंडियन रेलवे बिगेन देयर ऑपरेशन इन 1853। स्टार्ट कब हुआ काम होना? 1850 में। जो फर्स्ट ट्रेन चली वो कब चली? 1853 में। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। कह रहा है रेलवे ने हमारे देश के स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया, मतलब हमारे देश में काफी चेंजेस आए रेलवे आने के बाद। क्या थे वो चेंजेस? इट प्रोवाइड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली फॉर द डिस्टेंट ट्रेवल।
इसने ना चीप मतलब सस्ता, रैपिड मतलब तेजी से, बहुत जल्दी हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या हो सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे डिस्टेंट ट्रेवल के लिए। इट क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसकी वजह से क्या हुआ, जॉब्स क्रिएट हुई। थर्ड, रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड, इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड और इंक्रीज हुआ। रेलवे इनहेंस्ड एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन, रेलवे की वजह से ही एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन जो था वो और इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या कह रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलप द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। इनलैंड वाटरवेज वाज वेरी अनइकोनॉमिकल। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं बेटे, इनलैंड वाटरवेज मतलब मान लीजिए ये इंडिया कंट्री है, इसके अंदर अंदर जो इंडिया की कंट्री है उसके अंदर अंदर अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रेवल करते हैं थ्रू शिप्स, जहाज, वाटरवेज, वो किसी भी वाटर के थ्रू, उसे इनलैंड बोलते हैं, जो कंट्री के अंदर अंदर होता है। वो बहुत ज्यादा क्या था कह रहे हैं, अनइकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है सस्ता, इकोनॉमिकल क्या होता है, सस्ता। जो इकोनॉमिकल वर्ड है उसका मतलब होता है जिसको आपकी और मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि हम हाँ ये चीज परचेज कर सकते हैं, ये हमारे बजट में है। अनइकोनॉमिकल मतलब जो हमारे बजट में नहीं होता। तो कह रहे हैं जो इनलैंड वाटरवेज थे वो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल थे, महंगे बहुत थे। इन इंडिया अ बिगिनिंग इन एयर ट्रांसपोर्ट वाज मेड इन 1920। द प्रोग्रेस हाउएवर वाज वेरी स्लो, लेकिन उसकी प्रोग्रेस क्या थी, बहुत ज्यादा स्लो थी कह रहा है। चलते हैं आगे, कम्युनिकेशन, लास्ट पॉइंट कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है जो पोस्ट और टेलीग्राफ थे उस समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे कम्युनिकेशन के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इनने इंट्रोडक्शन किया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, और उसके पीछे पर्पस क्या था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके भारत में। द पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल्दो इनएडिक्वेट। कह रहा है जो पोस्टल सर्विस थी जो हमारे देश में बहुत यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो क्या थी, इनएडिक्वेट थी। उन सारे एरियाज में, उन बैकवर्ड एरियाज में पोस्टल सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। मेन सिटीज में तो पोस्टल सर्विसेज हो रही थी, लेकिन हर जगह हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, इसीलिए उसे बोला गया इनएडिक्वेट था। अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है देखिएगा, रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज थे, उनने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया, उसका रीजन पूछ रहा है। तो कह रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर was not to provide basic amenities to the people but to serve their own colonial interest। अंग्रेजों ने ना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया बच्चों, वो हमारे लिए नहीं किया, अपने खुद के फायदे के लिए किया, अपने इंटरेस्ट के लिए। कैसे समझते हैं, कह रहा था रोड्स वर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी। रोड्स क्यों बनाई उनने, कि अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें विद इन इंडिया, एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स। और जो कंट्री साइड, कंट्री के किनारे किनारे जहां पे तक हमारे रेलवे स्टेशन या पोर्ट नहीं थे, वहां से अगर आपको रॉ मटेरियल लेके आना होता था रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक, तो उसके लिए रोड्स बनाई कि आप किसी शहर के या किसी क्षेत्र के कोने से आपको रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक रॉ मटेरियल लाना, तो कैसे लाना है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड्स बना दी जिससे हम रॉ मटेरियल जल्दी ला सकें, और उस रॉ मटेरियल को कहां भेज सकें, इंग्लैंड और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है प्रॉफिटेबल, या तो उस रॉ मटेरियल को हम इंग्लैंड ले जाएं या किसी दूसरी कंट्री में जहां से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश मेनली फॉर 3 रीजन। कह रहा है रेलवे जो है ब्रिटिशर ने क्यों बनाया, उसके पीछे 3 रीजन है। कह रहा है क्या क्या, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, जिससे वो इंडिया पे क्या कर सके, उसकी वास्ट टेरिटरी, बहुत बड़ी कंट्री है, उस पे अपना कंट्रोल बनाए रख सके।
थर्ड पॉइंट है बच्चों, चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस मतलब होता है अकाल। फेमाइंस मतलब क्या होता है? अकाल पड़ जाना। पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी स्टेट है, किसी भी क्षेत्र का गांव है, अगर वहां बाढ़ आ गई या फिर ड्राउट, सूखा हो गया, पता ही नहीं चलता था। आज तो क्या है, सोशल मीडिया है। आज क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हम कहीं पे भी पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन तब पहले पता ही नहीं चल रहा था। पूरे गांव में बाढ़ आ गई, पूरे के पूरे गांव में सब लोगों की मृत्यु हो जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन क्या हुआ, रोड्स आने की वजह से, रेलवेज आने की वजह से, वो जो फेमाइंस थे, अकाल पड़ते थे, उस पे हमारा चेक होने लग गया। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारी ट्रेन की लाइनें गुजर रही होंगी, तो वहां से लोग बैठ के देख लेते थे कि इस गांव में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वो फिर आके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते थे। कह रहा है देखो, रोड्स एंड रेलवेज वर्क एज ए ग्रेट चेक ऑन द अकरेंस ऑफ फेमाइंस as food supply could be transported to the affected area very easily. नेक्स्ट कह रहा है शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी। अब हम तो बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे ब्रिटिश के टाइम पे, सामान के बदले सामान दो। लेकिन वहां से हमें मॉनिटरी इकोनॉमी में शिफ्ट करने का क्रेडिट भी किसको जाता है? ब्रिटिश को। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच सर्व एज अ रेडी रेकॉनर फॉर इंडियन पॉलिटिशियन। भारत में पॉलिटिक्स काम कैसे करेगी? जैसे 3 टियर गवर्नमेंट बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये सब कौन सेट करके चला गया था? ब्रिटिशर। बस भारत ने तो आना था, और भारत में जो लीडर्स थे उनने आना था, अपनी पोजीशन लेनी थी और काम शुरू करना था। वो सब सिखा के कौन चले गए? ब्रिटिशर। कि हाँ, इस तरीके से आप देश को रन करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप ये याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। सेटिंग ऑफ टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को कब हुआ था? 1907, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, क्यों फेमस था ये भी आता है, वो भी समझा दिया। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? फिर हर कितने ईयर में होता था? 10। स्वेज कैनाल कब ओपन हुआ था? 1869। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश 1850। तो यहाँ पे बच्चों ये होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट। हम बहुत जल्दी ही अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।